गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं देवराज मंडल और इस चैनल पे मैं आपको सिखाऊंगा कैसे स्मार्ट इन्वेस्टिंग से पैसा आपके लिए काम करेगा। लेट्स गेट स्टार्ट। अगर आप भी चाहते हो अपना पैसा ग्रो करना तो यह वीडियो आपके लिए है। यहाँ हम सीखेंगे स्टॉक मार्केट के सीक्रेट सिंपल लैंग्वेज में रियल एग्जाम्पल के साथ। चलो शुरू करते हैं आज का मॉड्यूल 3.4 जिसमें जो कि हमारा स्टॉक मार्केट का जो कोर्सेज़ में फंडामेंटल एनालिसिस हम कवर कर रहे हैं। तो प्रीवियस क्लास में मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट बताया था मॉड्यूल 3.3 पे। अब 3.4 की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम कंपनी की रेशियोज़ को कैसे एनालाइज करते हैं। इधर हम आज की क्लास में हम सीखेंगे अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो क्या चीज़ होती है? अकाउंटिंग रेशियो में से हमें कंपनी की फाइनेंशियल्स की वर्थ पता लगती है। हमें कंपनी में एक्चुअल में कंपनी की क्या स्टेटस है वो पता लगता है। हम इसमें फार्मूलाज लगाते हैं, हम रेशियोज़ निकालते हैं, उससे हम कंपनी का जज करते हैं अभी के डेटा से, प्रीवियस के डेटा से कंपेयर करके अभी प्रेजेंट कंपनी की क्या स्थिति है, ठीक है। और दूसरी कंपनी के कंपैरिजन हम इसको कंपेयर करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं नोट से। तो आज हम कंप्लीट अकाउंटिंग रेशियो को समझेंगे कि जो हमें कंपनी की वर्थ को, कंपनी को एनालाइज करने में हेल्प करता है कि हमारी कंपनी, इस कंपनी में हम इन्वेस्ट करें कि नहीं करें। वो हम रेशियो लगाते हैं इसमें। कंपनी के सारे जगह पे अलग अलग तरीके के रेशियोज़ को हम यूज़ करते हैं। उससे कंपनी की वेल्थ, कंपनी की क्या इक्विटी रेशियो है, कंपनी का क्या पी रेशियो है, अभी हम ये सब कवर करेंगे। कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी कितनी मतलब कितनी जल्दी, कितना कंपनी के पास बिजनेस चलाने के लिए पैसा है, करंट स्थिति के हिसाब से कंपनी क्या अपने डेट्स को मैनेज करते हुए बिजनेस चला सकती है। तो इन सब के रेशियो निकालने के लिए हमें ये इसकी नॉलेज अकाउंटिंग में होना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम कभी कोई कंपनी को चूज़ करेंगे, सिलेक्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो हमें रेशियो हमें बहुत फ़ायदा करता है, बहुत हेल्प करता है एक राइट डिसीज़न लेने के लिए। तो चलो आज हम शुरू करते हैं। ये स्टॉक मार्केट का आप अगर बोल सकते हो तो एक फाउंडेशन बोल सकते हो कि फाउंडेशन है एक स्टॉक मार्केट का, कि किसी भी राइट शेयर को जज करने के लिए हमें रेशियो बहुत हेल्प करता है। तो रेशियो की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलो सबसे पहले पढ़ते हैं रेशियो का डेफिनेशन। रेशियो क्या होता है? रेशियो एनालिसिस मीन्स कंपेयरिंग टू और मोर रिलेटेड फाइनेंशियल फिगर टू अंडरस्टैंड अ कंपनी परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशंस। ठीक है, हमें कंपेयर करने के लिए कंपनी की क्या एफिशिएंसी है, क्या कंपनी में परफॉर्मेंस चल रही है, कंपनी का कितना प्रॉफिटेबिलिटी है, कंपनी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, उसको कंपेयर करने के लिए हम दो फिगर उठाते हैं कहीं से कहीं का। मतलब इधर इसकी कंपैरिजन उससे करेंगे तो हमें दो अमाउंटिंग फिगर चाहिए होता है। उसके थ्रू हम कंपेयर करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला लगाने के बाद हम कंपनी की कंपनी का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं कि ये समझ सकते हैं कि कंपनी किस तरीके से काम कर रही है, कंपनी की एफिशिएंसी क्या है, कंपनी सही तरीके से वर्क कर रही है, जितना रेवेन्यू आना चाहिए उसी हिसाब से रेवेन्यू इंक्रीज़ कर रहा है, मतलब डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है, एफिशिएंसी सही है कंपनी की, फाइनेंशियल पोजीशन सही है कंपनी का, कंपनी के पास इतना पैसा है कि वो रनिंग बिजनेस को चला सके। ये तो नहीं है कि कंपनी उधार ले के बिज़नेस चला रही है। तो ये सब चीज़ें देखने के लिए हमें फाइनेंशियल्स और अकाउंटिंग रेशियो सीखना बहुत ज़रूरी है। तो ये हिंदी में मैंने थोड़ा कन्वर्ट करा हुआ है, जिसको अकाउंटिंग नहीं आती है अकाउंट्स को समझने के लिए, तो हिंदी में भी समझ सकते हैं। इस तरह मैंने लिखा हुआ हिंदी में कन्वर्जन करके।
रेशियो एनालिसिस का मतलब है कंपनी के फाइनेंशियल डेटा के दो या उससे ज़्यादा रिलेटेड फिगर्स को कंपेयर करके उसकी परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी, प्रॉफिट और फाइनेंशियल पोजीशंस को समझना। पर्पस क्या है, हम अकाउंटिंग रेशियो, हमारा रीज़न क्या है, हमारा पर्पस क्या है, हम अकाउंटिंग रेशियो जो हमें सीखना पड़ रहा है, क्या पर्पस है, इसका उद्देश्य क्या है, कंपनी में अकाउंटिंग रेशियो क्यों लगता है। टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी, कंपनी की क्या फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो समझने के लिए। टू हेल्प इन्वेस्टर्स टेक बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, ठीक है। रेशियो से इन्वेस्टर को पता लगता है कि कंपनी की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, कंपनी की क्या प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, कंपनी का क्या रिटर्न ऑन इक्विटी है, कंपनी का क्या प्रॉफिट अर्निंग रेशियो है। तो मतलब एक इन्वेस्टर को किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए रेशियो एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। उसी से हमें कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशंस को पता चलता है और उसको हेल्प होता है, हेल्प मिलता है इन्वेस्टर को कि वो उसमें जाके इन्वेस्ट कर सके, एक शेयर को परचेज कर सके। टू कंपेयर परफॉर्मेंस ओवर ईयर और विद अदर कंपनीज, कि हमें परफॉर्मेंस करने में, हमें कंपैरिजन करने में भी हमारे लिए सहायता करता है। जैसे कि अगर हम प्रीवियस मंथ में क्या था और उसकी कंपैरिजन हम करंट मंथ से करें, अपनी कंपनी की रेशियो की कंपैरिजन हम किसी दूसरी कंपनी से करें तो कंपैरिजन कर सकते हैं कि अगर मेरी कंपनी में, अभी हम पढ़ेंगे, मेरी कंपनी में प्रॉफिट अर्निंग रेशियो मेरे शेयर का ये चल रहा है, पी रेशियो मेरे शेयर का ये चल रहा है, तो दूसरी कंपनी का क्या करंट पे क्या चल रहा है, क्या मेरी कंपनी में महंगा शेयर चल रहा है या दूसरी कंपनी में महंगा चल रहा है। पढ़ेंगे अभी रेशियो के बारे में तो आप समझ जाओगे। एक एग्जांपल ले रहा हूँ पी रेशियो का, कि उसमें पी रेशियो हमें ये बताता है कि स्टॉक हमारा क्या अंडर वैल्यू है या ओवर वैल्यू। मैं कहने का मतलब जो हमारा स्टॉक मार्केट में जो बिक रहा है, जो स्टॉक मार्केट में जो शेयर प्राइस चल रहा है, क्या वो शेयर महंगा है या सस्ता है, ये हमें पी रेशियो बताता है, ठीक है। तो एक इन्वेस्टर्स को जब इन्वेस्ट करना हो, कंपनी की कंपैरिजन करना हो, तो वो देखेगा क्या कि पिछले महीने अब अगर खुद की कंपनी से कंपैरिजन करेगा तो वो ये देखेगा पिछले महीने जो पी रेशियो था क्या वो इस महीने भी पी रेशियो है, क्या पिछले महीने हमारा शेयर महंगा था या इस महीने महंगा है। तो इस दो की चीज़ को कंपैरिजन करने के लिए पी रेशियो काम आ सकता है कि अभी जो मेरी कंपनी है XYZ लिमिटेड जो कि गाड़ी बनाती है, दूसरी कंपनी ABC लिमिटेड है वो भी गाड़ी बनाती है, ABC लिमिटेड वो भी गाड़ी बनाती है, XYZ लिमिटेड मेरी कंपनी है वो भी गाड़ी बनाती है, दोनों गाड़ी बनाती है, दोनों के शेयर्स मार्केट में लिस्टेड है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, सेकेंडरी मार्केट में सेल एंड परचेज चल रहा है। तो क्या मेरे करंट स्थिति में क्या मेरा शेयर महंगा है या उसका शेयर महंगा है, तो वो चीज़ पता करने के लिए इन्वेस्टर को रेशियो आना ज़रूरी है, रेशियो की नॉलेज होना ज़रूरी है। रेशियो से हम पता कर सकते हैं कि हमारा स्टॉक महंगा है या सस्ता है, ठीक है। और हम दूसरे कंपनी के शेयर से भी कंपैरिजन कर सकते हैं। तो यही चीज़ बताता है कंपनी की लिक्विडिटी, टू कंपेयर परफॉर्मेंस ओवर ईयर्स और विद द अदर कंपनीज, ठीक है। कंपनी की लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी का पता लगाने के लिए, ठीक है, कंपनी की लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी का पता लगाने के लिए हमें रेशियो की ज़रूरत पड़ती है। कि लिक्विडिटी कहने का मतलब कंपनी के पास जो करंट बिजनेस चल रहा है, जो रनिंग बिजनेस चल रहा है, तो रनिंग बिजनेस चलाते कंपनी के पास इतना पैसा है कि वो रनिंग उधारी भी निकाल दे। लिक्विडिटी पोर्शन उसका कितना है, लिक्विडिटी कितना है, कहने का मतलब कंपनी के पास इतना तो पैसा होना चाहिए ना कि जितना वो पैसा रनिंग बिजनेस चला रही है उतना ही उसके पास पैसा भी होना चाहिए। अगर उधारी ले लेके अगर बिज़नेस चलाएंगे और पैसा हमारे पास उधारी ज़्यादा हो गया और सामान कम है हमारे पास, तो इसमें इट मीन्स तो हम तो बिज़नेस से प्रॉफिट कमा ही नहीं पाएंगे, लिक्विडिटी तो लो है। कहने का मतलब है लिक्विडिटी हाई होगा तो इट मीन्स हमारे पास पैसा ज़्यादा है बिज़नेस चलाने के लिए, हमारे पास करंट स्थिति में पैसा ज़्यादा है, हम अपने बिज़नेस को अच्छे से चला सकते हैं, उधारी कम है, सिंपल सा मतलब। बिज़नेस प्रॉफिटेबल है तो ठीक है। तो वही कंपनी की लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी का पता लगाने के लिए हमें रेशियो हमारा पर्पज़ है, हमारा पर्पज़ में यूज़ होता है, हमें रेशियो की नॉलेज होना ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव्स क्या, उद्देश्य क्या है ऑब्जेक्टिव, चलो पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है। हाँ, सबसे पहले क्या बोल रहा है, टू इवेल्युएट प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी इवेल्युएट, कमाई क्षमता का मूल्यांकन करना, ठीक है।
प्रॉफिटेबिलिटी इवेल्यूट, मतलब हमें पता करना, हम देखना हमारे पास कि कितना प्रॉफिट है, कितना प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस है, ठीक है। टू मेज़र लिक्विडिटी देखना, ठीक है, वो देखना कि कितनी क्षमता है कंपनी के अंदर लिक्विडिटी भुगतान क्षमता को मापना। टू चेक सॉल्वेंसी दीर्घकालीन भुगतान योग्यता देखना, सॉल्वेंसी चेक करना कि कंपनी के पास उधारी ज़्यादा है या मतलब एसेट्स कम है, ठीक है। तो सॉल्वेंसी देखना कंपनी की। टू एनालाइज एफिशिएंसी, कंपनी की कार्य क्षमता को जांचना, कंपनी किस तरीके से काम कर रही है, एफिशिएंसी चेक करना। टू असिस्ट इन्वेस्टर्स इन स्टॉक सिलेक्शन, ठीक है, सिंपल सा है कि इन्वेस्टर को सहायता मिलती है इस रेशियो से एक सही स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए, ठीक है। एक अच्छे स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए हमें अकाउंटिंग रेशियो की नॉलेज बहुत ज़रूरी है। अकाउंटिंग रेशियो से ही हमें पता चल सकता है कि कंपनी को हम इवैल्यूएट कर सकते हैं, ठीक है, कंपनी को हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। हम बिना कंपनी की अकाउंटिंग रेशियो देखे अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें ये पता होता है कि शेयर महंगे अगर नहीं नॉलेज है तो हम महंगा शेयर खरीद लेंगे, उस कंपनी में पैसा लगा देंगे जिस कंपनी में उधारी ज़्यादा है, डेट्स ज़्यादा है। उस कंपनी में पैसा लगा देंगे जिसमें प्रॉफिट कम आ रहा है, उधारी ज़्यादा है, कंपनी अपना बिजनेस बस जैसे तैसे चला रही है। अगर हमें अकाउंटिंग रेशियो की नॉलेज नहीं है तो हम पैसा लगा देंगे, हम अंदर तक जाएंगे नहीं, चेक नहीं करेंगे, इस वजह से हमें क्या होगा, लॉस हो जाएगा। कंपनी की फाइनेंशियल्स को जानने के लिए, उसके रेशियो को पता लगाने के लिए, तो ये हमारा जो ये कंसेप्ट है अकाउंटिंग रेशियो का, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशंस ऑफ रेशियो, टाइप्स ऑफ रेशियो। अब जो रेशियोज है उसको पांच भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। सबसे पहला है लिक्विडिटी रेशियो। तो सबसे पहले हम पहले पढ़ लेते हैं 5 रेशियो, 5 टाइप कौन कौन से हैं। ए लिक्विडिटी रेशियो, तरलता अनुपात, अभी पढ़ेंगे इसके बारे में क्या है। दूसरा सॉल्वेंसी रेशियो, सॉल्वेंसी अनुपात। तीसरा है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लाभप्रदता अनुपात। और चौथा है एफिशिएंसी एक्टिविटी रेशियो, मेजर हाउ एफिशिएंटली रिसोर्सेज आर यूज्ड इन बिजनेस। और लास्ट है 5 है मार्केट वैल्यू रेशियो। तो चलो इसको पांचों को डिस्कस करते हैं। पांचों में क्या क्या सीखते हैं हम, क्या क्या देखते हैं। सो हमने पढ़ा फाइनेंशियल रेशियोज आर जनरली डिवाइडेड इनटू 5 मेन कैटेगरी, ठीक है, 5 मेन कैटेगरी में डिवाइड है ये। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं लिक्विडिटी रेशियो, तरलता अनुपात। मेजर शॉर्ट टर्म पेइंग्स एबिलिटी ऑफ द कंपनी, ठीक है। लिक्विडिटी रेशियो से हमें क्या पता चलता है, लिक्विडिटी रेशियो से हमें यह पता चलता है कि शॉर्ट टर्म में जो बिजनेस है कंपनी चला रही है, शॉर्ट टर्म में जो कंपनी बिजनेस चला रही है, क्या वो उसकी कैपेबिलिटी इतनी है कि शॉर्ट टर्म में जो उसकी उधारी है वो उसे चुका पाए। शॉर्ट टर्म उधारी चुका पाए मतलब शॉर्ट टर्म में पैसा इतना होना चाहिए कि पैसा ज़्यादा होना चाहिए, उधारी कम होनी चाहिए। इस हिसाब से कंपनी का बिजनेस क्या कहते हैं, सही है। तो शॉर्ट टर्म उधारी वो चुका सके, शॉर्ट टर्म में जो पे है लोगों को देने हैं पैसे वो दे सके, यही चीज़ को मेज़र करते हैं। अगर हमें देखना है कि अगर लिक्विडिटी हाई है तो इट मीन्स कहने का मतलब है कंपनी के पास पैसा ज़्यादा है करंट स्थिति में, शॉर्ट टर्म में कंपनी के पास इतना पैसा है कि वो बिज़नेस आराम से चला सकती है। तो यही चीज़ लिक्विडिटी में हमें देखना होता है, मेज़र करना होता है, चेक करना होता है। तो लिक्विडिटी का जो फॉर्मूला है करंट रेशियो, करंट रेशियो हमें क्या बोलता है, करंट रेशियो हमें यही बताता है करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। कंपनी के पास शॉर्ट टर्म में कितने करंट एसेट्स हैं उसको हमने भाग कर दिया करंट लायबिलिटी से कि शॉर्ट टर्म में कितनी उधारी है। तो एक इसका रेशियो होता है करंट रेशियो का, ये माना जाता है एक अच्छी कंपनी का आइडियल रेशियो होता है 2:1। अगर कोई भी हम एक अच्छी कंपनी चेक करते हैं
एक अच्छी कंपनी हमें पता लगता है कि कंपनी करंट स्थिति में अच्छी है। हालांकि 2:1 होना ऐसा ज़रूरी नहीं है कंपल्सरी कि हर एक कंपनी का करंट रेशियो 2:1 हो तो ही अच्छी है, ऐसा नहीं है। वो डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। बट हाँ, हम एक अकाउंटिंग पर्पस के लिए, अगर अकाउंटिंग पर्पस के लिए एक रेशियो अगर हम डिसाइड करें तो दैट इज़ 2:1। वो ये हमें बोलता है, 2:1 रेशियो हमें ये बोलता है कि करंट स्थिति में हमारे पास जितना पैसा है, क्या करंट स्थिति में शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़, शॉर्ट टर्म में क्या उतनी उधारी हम दे सकते हैं लोगों को, उतना पैसा दे सकते हैं, तभी तो मेरा बिजनेस चल पाएगा। तो दैट इज़ करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो उसमें जो रेशियो आएगा 2:1, अगर 2:1 है तो दैट इज़ मीन्स कंपनी की फाइनेंशियल्स अच्छी हैं। फाइनेंशियल्स की कंपनी एक अच्छी कंपनी है जिसके पास करंट एसेट्स 2 गुना है करंट लाइबिलिटी के कंपैरिजन। करंट एसेट्स क्या चीज़ होती है? करंट एसेट्स वो चीज़ होती है जो शॉर्ट टर्म्स लिक्विडिटी उसमें ज़्यादा हो। कहने का मतलब हम उसे तुरंत लिक्विड कर दे, उसे बेच के पैसा ला सके जल्द से जल्द शॉर्ट टर्म में। तो क्या चीज़ हो सकती है करंट एसेट्स? करंट एसेट्स अगर कोई ऐसा पैसा जो कंपनी के पास, हमारे पास कैश पड़ा हुआ है, तो कैश क्या है? वो तो करंट खुद ही कैश फॉर्म में है, तो वो तो खुद ही कैश फॉर्म में है, तो वो तो कैश तो होगा ही करंट एसेट्स। ठीक है, और कुछ ऐसे डेटर्स जिनको हमने पैसा उधार दे रखा है शॉर्ट टर्म के लिए, वो हमने उधार पे माल दे रखा है किसी को, उनसे पैसे मिलने हैं, तो वो हमारे डेटर्स की कैटेगरी में आते हैं। डेटर्स हमारे करंट एसेट्स होते हैं। और कंपनी कुछ आउटपुट बना रही है, कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, कंपनी के पास स्टॉक्स बचे हुए हैं, इन्वेंट्रीज रखी हुई हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो कंपनीज करंट एसेट्स। ठीक है, तो करंट एसेट्स रेशियो तो मैं तो हमेशा चेक करता हूँ करंट रेशियो। जब भी अगर मुझे एक कंपनी के स्टॉक को एनालाइज करना हो तो मैं करंट रेशियो चेक करता हूँ। इट शुड बी, मतलब 2:1 है तो दैट इज़ मतलब वो अकाउंटिंग पर्पज़ के लिए, अकाउंटिंग सिनेरियो के अकॉर्डिंग ठीक है एकदम कंपनी की स्थिति। बट अगर थोड़ा ऊपर नीचे भी होता है, अगर 2 से अगर थोड़ा नीचे भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं, फन पर मतलब हाँ, इतना नहीं होना चाहिए कि वो 0.5 चल रहा है डिवाइड बाय 1, मतलब इतना नहीं आना चाहिए। मतलब हमारे पास कम से कम 1 गुना से ज़्यादा तो पैसा हो। जितनी उधारी दे रहे हैं, जितनी उधारी है उतना ही हमारे पास पैसा है, तो इतना तो कम से कम हो। ठीक है, इतना उसे बोलते हैं हम क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, क्विक एसेट्स डिवाइड बाय क्विक करंट लाइबिलिटीज़। करंट क्विक स्टॉक वो कैश फॉर्म में कौन सा पैसा है जो हमारे पास पड़ा हुआ है, डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज़, 1:1। ठीक है, तो करंट रेशियो हमें क्या शो करता है? करंट रेशियो हमारा शो करता है, शोज द कंपनी एबिलिटी टू पे शॉर्ट टर्म डेट्स। कंपनी की अल्पकालिक देनदारी चुकाने की क्षमता बताता है। ठीक है, और क्विक रेशियो हमारा क्या बताता है? क्विक एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज 1:1। एक्सक्लूड इन्वेंट्री, सो इंस्टेंटली लिक्विडिटी, तुरंत भुगतान क्षमता दर्शाता है। मतलब कहने का मतलब है क्विक रेशियो में जो हमने क्विक एसेट ले रखा है, करंट एसेट्स हमारी कैसे बनती है? करंट एसेट्स में हम सब जोड़ देते हैं, कैश जोड़ देते हैं। हमारे पास जो करंट शॉर्ट टर्म में जो हमने जैसे लिक्विड फॉर्म में कर सकते हैं जल्द से जल्द, तो एक मानते हैं कि हम कैश है हमारे पास, जो तो करंट लिक्विड फॉर्म में है ही है, प्लस हमारे पास डेटर्स हैं, वो हम उधारी बोल सकते हैं, वो पैसे ले सकते हैं उनसे जल्द से जल्द 1 साल के अंदर। जो भी इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री को भी हम करंट एसेट्स मान सकते हैं कि अगर हमें भुगतान करना पड़े तो हम अपनी इन्वेंट्री निकाल सकते हैं शॉर्ट लाइबिलिटीज़ पे करने के लिए। बट अगर जो क्विक रेशियो है, क्विक रेशियो में हम इन्वेंट्री इंक्लूड नहीं करते, कैश रखते हैं, डेटर्स रखते हैं, इन्वेंट्री इंक्लूड नहीं करते। तो क्विक रेशियो हमें क्या बताता है? वही बताता है एक्सक्लूड इन्वेंट्री शोज इंस्टेंटली लिक्विडेटेड, जो जल्द से जल्द लिक्विड और जल्दी से जल्दी लिक्विड फॉर्म में हो जाए। इन्वेंट्री को बेचने में थोड़ा टाइम हो, या पता वो थोड़ा अनप्रोसेस गुड हो जो बिके ना। कहने का मतलब इन्वेंट्री में बिकने में टाइम लग सकता है और
कुछ भी हो सकता है, वो लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा नहीं है, इतनी जल्दी बिक नहीं सकता। तो कहने का मतलब है यही कि हम उसे हटा देते हैं और 1:1 देखते हैं। कहने का मतलब क्विक रेशियो तो इतना होना चाहिए कि हमारे पास इतना पैसा तो होना चाहिए कि जितना हमारी उधारी के बराबर तो पैसा होना चाहिए बिजनेस चलाने के लिए, ठीक है। जितनी हमारी उधारी है उतना तो हम पैसा पे कर सके, 1:1 तो एटलीस्ट होना चाहिए। तो मैं 1:1 को मानता हूँ कि 1:1 तो एटलीस्ट होना चाहिए किसी कंपनी में अगर हम पैसा लगा रहे हैं, ठीक है। अगर किसी कंपनी में हम पैसा लगा रहे हैं एटलीस्ट 1:1 तो होना चाहिए, नहीं तो फिर उस कंपनी में हम कैसा पैसा लगा सकते हैं जो कंपनी अपना गुजारा ही अटक अटक के कर रही है, मांग मांग के कर रही है, तो हम उस कंपनी में पैसा नहीं लगा सकते। तो आओ देखो क्या कहते हैं, इंटरप्रिटेशन में हम चेक करते हैं क्या कहते हैं। हायर लिक्विडिटी इज इक्वल टू फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी। ज़्यादा लिक्विडिटी मतलब कंपनी सुरक्षित है, ठीक है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रेशियो हमें कंपनी इज़ अ सेफ कंपनी, उसमें हम पैसा लगा सकते हैं। हायर लिक्विडिटी इज इक्वल टू फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विडिटी तो मतलब कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल है, कंपनी सुरक्षित है, कंपनी अपना गुजारा कर सकती है क्योंकि उसके पास लिक्विडिटी ज़्यादा है, ठीक है। आओ सर, सॉल्वेंसी ये हमारा अकाउंटिंग रेशियो है। अकाउंटिंग रेशियो का हमने सबसे पहला लिक्विडिटी रेशियो पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो में हमें क्या आता है, मेज़र क्या करता है सॉल्वेंसी रेशियो में, मेज़र लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशंस एंड डेट कैपेसिटी। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशंस एंड डेट कैपेसिटी कहने का मतलब है कि कंपनी का लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशंस क्या है, कहने का मतलब कंपनी ने फाइनेंशियल पोजीशंस क्या है, कहने का मतलब कंपनी के पास उधारी कितनी है, एंड डेट कैपेसिटी कंपनी के पास इतना पैसा है कि कंपनी अपना डेट चुका ले। कहने का मतलब यही चीज़ देखें, मेजर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशंस चेक करते हैं एंड डेट कैपेसिटी चेक करते हैं। आओ देखिए क्या है डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो हमें क्या बताता है, हमें सबसे पहले बताता है मेजर हाउ मच डेट कंपनी हैज़ कंपेयर टू ओनर्स फंड। कंपनी पर मालिक की पूंजी की तुलना में कितना कर्जा है, ठीक है। यहाँ पे तो हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के हिसाब से देख रहे थे कि हमारे पास करंट एसेट्स कितनी पड़ी हुई है, ठीक है, और करंट लायबिलिटीज़ कितनी है, तो उस हिसाब से हम रेशियो निकाल रहे हैं। अगर अब सॉल्वेंसी रेशियो में हम लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशंस देखने के लिए चेक कर रहे हैं कि कंपनी की डेट कैपेसिटी कितनी है, कहने का मतलब डेट टू इक्विटी रेशियो में हमें यह पता लगता है कि कंपनी के जो ओनर्स है उसके पास कितनी इक्विटी है, उसके पास कितना पैसा है कंपेयर देन उधारी के डेट्स के, क्या उसके इतना कैपिटल है कि वो उधारी चुका सके। तो उस रेशियो को निकालने के लिए हम बोलते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो। शेयर होल्डर्स इक्विटी, टोटल डेट मतलब पूरी उधारी, टोटल डेट इज इक्वल टू टोटल डेट डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी, टोटल डेट डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। इसका रेशियो 1:1 होना चाहिए। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट रेशियो है एक कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए, फाइनेंशियल हेल्थ को जानने के लिए, उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस को जानने के लिए कि कंपनी इज़ अ लाइबल टू पे दैट मनी टू देयर जो भी उनके क्रेडिट्स है उनको पे कर सकते हैं, वो है उस कैपेबल है। तो कहने का मतलब ओनर्स के पास इतनी कैपिटल है कि वो उधारी दे पाए। टोटल डेट कितना रेशियो में, टोटल डेट ये तो होना चाहिए जितनी उधारी है उतने ओनर के पास कैपिटल होना चाहिए, एटलीस्ट 1:1 की कंडीशन में तो होना चाहिए। अगर इससे कम होने लग गई तो इट मीन्स कंपनी बिकने के कगार पे आ जाएगी। भैया कंपनी के ओनर के पास पूंजी है कम, उधारी है ज़्यादा। अब पूंजी कम है उधारी ज़्यादा है तो भाई वो कंपनी का डूबना पक्का है ना। अगर ज़्यादा होगी, ज़्यादा कम पूंजी होगी, उधारी ज़्यादा होगी, ज़्यादा से ज़्यादा उधारी होगी तो वो डूबना पक्का है। अंडरस्टैंड। तो 1:1 हमारा होना चाहिए टोटल आइडल रेशियो। आओ
इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या बोलता है हमारा, आओ देखते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या बोलता है। मेजर एबिलिटी टू पे इंटरेस्ट, मेजर्स एबिलिटी टू पे इंटरेस्ट कहने का मतलब ब्याज चुकाने की क्षमता। पहले तो हमने देखा कि क्या हमारे पास इतनी पूंजी है कि हमारा उधार चुक सके, ठीक है। क्या हमारी इतनी उधारी है, हमारे पास इतना पैसा है कि हमारा उधार चुक सके, हमारे पास इतनी पूंजी है, इतने शेयर होल्डर के पास इतना शेयर होल्डर की इक्विटी इतनी पास है शेयर होल्डर की कि उससे उसके उधारी चुक सके 1:1। अब दूसरे में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, मेजर्स एबिलिटी टू पे इंटरेस्ट, ब्याज चुकाने की क्षमता। क्या भैया कंपनी ने जो उधार ले रखा है, कंपनी के पास इतना पैसा है कि वो ब्याज चुका सके। अब कंपनी के पास ब्याज चुकाने का पैसा ही नहीं तो कंपनी तो ऑटोमेटिक डूबने वाली है। तो ये क्या बोलता है, इसका क्या फॉर्मूला आता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। जब हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं अपनी कंपनी का, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं, उसमें जो नेट प्रॉफिट निकलता है बिफोर किसी कंपनी को इंटरेस्ट देने से पहले, मतलब कहीं इंटरेस्ट देने से पहले, टैक्स पे करने से पहले गवर्नमेंट का, तो वो जो अमाउंट आता है, अभी हमने उसमें से माइनस नहीं किया, इंटरेस्ट माइनस नहीं किया, गवर्नमेंट को टैक्स माइनस नहीं किया, हमारे पास सिर्फ नेट प्रॉफिट निकल के आया, उसमें से हम इंटरेस्ट देंगे, उसमें से हम गवर्नमेंट को टैक्स देंगे, तब वो निकल के आएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसे PAT बोलते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अभी ये बोल रहा है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, हमने हमारे जो नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट भी इंक्लूड है, अभी टैक्स भी इंक्लूड है, अभी हमने हटाया नहीं है, तो उतना पैसा में से हम डिवाइड करते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस, कि कितना हमारे पास पैसा आया है टोटल, बिना अभी टैक्स दिए हुए, बिना अभी इंटरेस्ट दिए हुए, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इतना है, ठीक है। अभी इसमें से हमने टैक्स नहीं हटाया, अभी इसमें से हमने इंटरेस्ट नहीं हटाया। डिवाइड करेंगे हमें कंपनी को कितना टोटल इंटरेस्ट पे करना है, टोटल इंटरेस्ट कितना पे करना है, टोटल इंटरेस्ट कितना पे करना है, ठीक है। उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे रेशियो निकल के आएगी, वो होनी चाहिए, जो रेशियो निकल के आनी चाहिए वो होनी चाहिए कि हमारी कंपनी का EBIT कम से कम इतना होना चाहिए कि 3 गुना ज़्यादा होना चाहिए, जितना हमें इंटरेस्ट पे करना है, ब्याज पे करना है मार्केट में, उससे कम से कम 3 गुना ज़्यादा हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होना चाहिए। अगर ऐसा है 3 गुना ज़्यादा पैसा हमारे पास पड़ा हुआ है EBIT में, तो इट मीन्स कंपनी स्टेबल है, कंपनी के पास EBIT इतना है कि टैक्स पे करने से पहले और क्या कहते हैं इंटरेस्ट देने से पहले जितना पैसा है, वो जितना वो इंटरेस्ट पे कर रही है उससे 3 गुना ज़्यादा है, 3 गुना ज़्यादा निकल के आ रहा है, तो मतलब सेफ स्टेबल है। ये एक अकाउंटिंग के टर्म्स है जिसमें हमें आइडियल रेशियो को मान के अच्छा चलना चाहिए कि ये इतना अगर है तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशंस अच्छी है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अच्छी है। 1:1 हमारे डेट टू इक्विटी रेशियो हो गया। अब इसमें हमने बता दिया इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में हमने ये पता कर लिया कि भैया हमारे पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिवाइड बाय टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस, if it is EBIT is more than 3 times compare than interest expense, तो it means हमारा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कंपनी में बनी है। तो हमारा कहने का मतलब EBIT 3 गुना ज़्यादा होना चाहिए इंटरेस्ट एक्सपेंस से, जो हमें पे करना है लोगों को मार्केट में, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी है। मेजर्स एबिलिटी टू पे इंटरेस्ट, कंपनी की इतनी क्षमता है, इतनी कैपेबिलिटी है कि वो इंटरेस्ट पे कर सके। लो डेट इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंसी इज इक्वल टू सेफर इन्वेस्ट। कहने का मतलब कम उधारी है तो स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंसी रहेगी और सेफ इन्वेस्ट रहेगा, मतलब लो डेट होना ज़रूरी है। इससे हमने ये सीखा कि कंपनी में लो डेट अगर है, कंपनी में कम उधारी है, तो क्या है, स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंसी है, सेफर इन्वेस्टमेंट है। कम कर्ज मतलब कंपनी मजबूत और निवेश सुरक्षित है, ठीक है।
कंपनी मजबूत है और हम ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि पूरी तरीके से सेफ है। ठीक है, तो ये ज़रूरी है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, आओ आप प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पढ़ते हैं। लाभ, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हमें क्या बताता है? लाभप्रदता अनुपात। सो कंपनीज अर्निंग कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी। ठीक है, कंपनी की कमाने की क्षमता और काम करने की एफिशिएंसी। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से हम पता करते हैं भैया एक कंपनी में प्रॉफिट ज़्यादा, तभी तो हम मानेंगे इस कंपनी की एफिशिएंसी अच्छी है, कि सारे अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन करने, सारे रिसोर्स का प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करने के बाद इस कंपनी इतने अच्छा ग्रो कर रही है कि इसका हर चीज़ अच्छा चल रहा है। एफिशिएंसी इज डूइंग गुड। एफिशिएंसी इसकी 100% एफिशिएंसी चले, जिस हिसाब से ये टारगेट हिट कर रहे हैं उस हिसाब से ये प्रॉफिट भी अचीव कर रहे हैं। कहने का मतलब एफिशिएंसिबल कंपनी है और अर्निंग कैपेसिटी कंपनी की अच्छी है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो शोज कंपनीज अर्निंग कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी। तो इसमें क्या आता है? सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बताता है हमें ग्रॉस जैसे इस परसेंटेज में निकालते हैं हम इसे नॉर्मली। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमें क्या बताता है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। ये क्या बताता है? मेजर प्रॉफिट बिफोर एक्सपेंस। ठीक है, हमने ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है। ट्रेडिंग अकाउंट हमने पढ़ा था आगे वाले चैप्टर में, जिसने नहीं पढ़ा आगे की मॉड्यूल्स पढ़ लेना सारे। ट्रेडिंग अकाउंट मैंने समझाया है। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है? हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में वो खर्चे लिए जाते हैं जो खर्चा हमारे प्रोडक्ट को बनाने में लग रहा है। जिस प्रोडक्ट का हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, अगर गाड़ी बना रहे हैं तो गाड़ी बनाने के अंदर जो खर्चा लग रहा है, लोहा, सीट बेल्ट, जो भी वॉट एवर इज एक्सपेंसेस इज कमिंग, तो उसमें जो भी खर्चा लग रहा है उसकी कॉस्ट हम ट्रेडिंग अकाउंट में लेते हैं। और इसके अलावा अदर एक्सपेंसेस जो होते हैं वो हम नहीं लेते। कहने का मतलब जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो हम ट्रेडिंग अकाउंट में लेते हैं। तो वहीं से जो निकला हुआ प्रॉफिट है उसमें से डिवाइड बाय हमने नेट सेल करी, जो कंपनी की रेवेन्यू हुई, ठीक है, टोटल, उसको डिवाइड किया ग्रॉस प्रॉफिट से मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमें पता लग जाता है कि नेट सेल में कितना परसेंटेज हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, तो वो प्रॉफिट जो कि जिसमें एक्सपेंसेस नहीं लिए हुए हमने, अदर एक्सपेंसेस जैसे सैलरी हो गया, जो इसके अलावा लग रहा है, मतलब गाड़ी बनाने के अंदर खर्चा नहीं आ रहा है, वो इसके अलावा कोई और खर्चे आ रहे हैं, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दिखाते हैं, जहाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम लेते हैं, वहाँ शो करते हैं। वहाँ वो अलग चीज़ है। वहाँ निकलता है नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में निकलता है नेट प्रॉफिट। वहाँ निकलता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। वहाँ निकलता है नेट प्रॉफिट, उसके बाद टैक्स पे करने के बाद वो बनता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, इंटरेस्ट पे करने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बनता है। ठीक है, अब उसी को हम बोलते हैं PAT, इबिट्टा हम किसे बोलते हैं? इबिट्टा, अगर अभी लैंग्वेज में सुना होगा, इबिट्टा बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स। इबिट्टा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन। ठीक है, चलो, ग्रॉस प्रॉफिट हमें पता लगा। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100 मेजर्स प्रॉफिट बिफोर एक्सपेंसेस। अब नेट प्रॉफिट रेशियो क्या बताता है? नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। नेट प्रॉफिट ये वो वाला नेट प्रॉफिट है जो कि हमने पीएनएल से निकाला है। पीएनएल में निकालने के बाद इसमें हम सारे एक्सपेंसेस निकालते हैं, लगाते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हम डालते हैं, जो सैलरी हो गई, वेज, हम क्या कहते हैं, कुछ रेंट पे करा, ये सब चीज़ें जो भी कंपनी में कर रहे हैं वो सब एक्सपेंसेस निकालने के बाद हमारा नेट प्रॉफिट आता है। और सिर्फ कंपनी के डायरेक्ट एक्सपेंसेस निकालते हैं तो हटाते हैं तो रेवेन्यू में से क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट आता है ऊपर। तो नेट प्रॉफिट रेशियो कैसे निकलता है? नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इंटू 100। अगर हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो हर कंपैरिजन करता है, हर क्वार्टर के अकॉर्डिंग हमारा बढ़ रहा है, तो इट मीन्स हमारी कंपनी का प्रॉफिट रेशियो ग्रोथ कर रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ कर रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी एवरी क्वार्टर इंक्रीज हो रहा है, तो इट मीन्स हमारी कंपनी एवरी ईयर परफॉर्म कर रही है, आगे बढ़ रही है।
ग्रो कर रही है, ठीक है। तो शोज ओवरऑल प्रॉफिट आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस, ठीक है। शोज ओवरऑल प्रॉफिट आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस, सभी खर्चों के बाद का वास्तविक लाभ, ठीक है। रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन एसेट्स क्या बोलता है, देखिए रिटर्न ऑन एसेट्स क्या बोलता है, प्रॉफिट अर्न्ड पर रुपी ऑफ एसेट्स, प्रॉफिट अर्न्ड पर रुपी ऑफ एसेट्स, कहने का मतलब हमने कितना एसेट्स लगा रखा है, उस 1 रुपये के एसेट्स पे हमें कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। मैं अपने बिजनेस में कुछ एसेट्स डाल रहा हूँ, उस एसेट में से मैं कितना प्रॉफिट कमा रहा हूँ, वो एसेट्स लगाने पे मेरी कितनी प्रॉफिट हो रही है, वो कैसे निकलता है, वो निकलता है रिटर्न ऑन एसेट्स। नेट प्रॉफिट को हम डिवाइड करते हैं टोटल एसेट से, टोटल एसेट से प्रॉफिट अर्न पर रुपी ऑफ एसेट्स, संपत्ति पर अर्जित लाभ, मतलब टोटल एसेट 1 रुपये की एसेट्स पे कितना प्रॉफिट, 1 रुपये भी लगा रहे हैं ना, उसमें कितना प्रॉफिट आ रहा है, ये हमें बताता है रिटर्न ऑन एसेट्स। रिटर्न ऑन इक्विटी, अब रिटर्न ऑन इक्विटी, अब रिटर्न ऑन इक्विटी क्या बताता है, रिटर्न टू ओनर्स, मालिक को मिलने वाला लाभ, ठीक है। मालिक को मिलने वाला, अगर तुम किसी कंपनी के शेयर्स में पैसा लगा रहे हो, उसमें से हमें कितना पैसा मिल रहा है, रिटर्न कितना शेयर, तो इतने शेयर्स है कंपनी के, इतने शेयर्स है कंपनी के, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इतने हैं कंपनी के, भाई शेयर्स होल्डर्स की इक्विटी इतनी है, अब उसमें से कितना प्रॉफिट आ रहा है, इतना रुपये लगाया कैपिटल, इतना 50 लाख रुपए लगा रखा है, 50 लाख का कैपिटल है, 50 लाख के कैपिटल में टोटल प्रॉफिट कंपनी का कितना हुआ है, तो मतलब एक रुपये में मैं कितना रुपये कमा रहा हूँ, ये निकालेंगे हम। 1 रुपये लगा के मैं कितना रुपये कमा रहा हूँ, रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न्स टू ओनर, कंपनी मालिक को पैसा कितना मिल रहा है, रिटर्न टू ओनर्स, मालिक को, जो मालिक ने पूंजी लगाई उसमें उसको रिटर्न कितना मिल रहा है, उतनी पूंजी लगाने के बाद पैसा कितना मिल रहा है, वो हमें रिटर्न टू इक्विटी बताता है। कैसे निकलता है, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी ये हमारा शो करता है। अर्निंग पर शेयर क्या बोलता है, प्रॉफिट पर शेयर, एक शेयर पे कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, एक शेयर पे कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, एक शेयर खरीदने पे कितना प्रॉफिट आ रहा है। अर्निंग पर शेयर ये बताता है कि कंपनी के पास टोटल नंबर ऑफ इक्विटी इतनी है, टोटल प्रॉफिट इतना आ गया, तो कंपनी एक शेयर पे 1 रुपये के शेयर पे कितना प्रॉफिट कमा रही है, तो वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, अर्निंग पर शेयर में नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी, प्रॉफिट पर शेयर प्रति शेयर का लाभ। इंटरप्रिटेशंस करते हैं, क्या कह रहा है ये इंटरप्रिटेशन, हाई आरओई एंड ईपीएस, कह रहा है हाई रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू प्रॉफिटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी कंपनी। सिंपल सी बात है, 1 रुपये लगा के 2 रुपये कमा रहे हैं, 1 रुपये लगा के 2 रुपये का रिटर्न आ रहा है, तो प्रॉफिटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी कंपनी की हाई है, मानते हो। ऊंचा आरओई और ईपीएस मतलब मजबूत कंपनी। अगर एवरी ईयर रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ रहा है, एवरी क्वार्टर रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ रही है कंपनी की, एवरी ईयर रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का बढ़ रहा है, एवरी ऑन कंपनी का अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है हर क्वार्टर, मतलब कंपनी ग्रो कर रही है। अब मुझे 2 कंपनी में कंपैरिजन करना है, एक कंपनी है हुंडई, एक कंपनी है टाटा मोटर्स। अब टाटा मोटर्स के पैसे में पैसा लगा के ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है या हुंडई में पैसा लगा के ज़्यादा मिल रहा है, तो वो मुझे कैसे पता लगेगा, रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी मैं देखूंगा टाटा मोटर्स का क्या है, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। रिटर्न टू ओनर्स को कितना पैसा मिल रहा है, अगर ये टोटल ऑल ओवर रिटर्न टू इक्विटी अगर ज़्यादा है हुंडई से, तो मतलब टाटा मोटर अच्छी है ना।
रिटर्न्स ऑन इक्विटी अगर मैं टाटा मोटर का हुंडई से कंपैरिजन करूं तो मुझे निकल के आएगा कि टाटा मोटर का अच्छा है, अगर ज़्यादा निकल के आया तो। ठीक है, तो हम दूसरी कंपनी से कंपैरिजन भी कर सकते हैं। कंपैरिजन करने में हमें हेल्प मिलती है कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो रिटर्न ऑन इक्विटी से हमें पता लगता है कि भाई कंपनी में इतना प्रॉफिट हुआ और कंपनी के शेयर होल्डर के इतनी इक्विटी है टोटल अमाउंट में, तो 1 रुपये लगा के मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, तो किस में पता चला मेरे को, रिटर्न ऑन इक्विटी में पता लगा। अब वही रिटर्न इन इक्विटी मुझे चेक करनी है। अगर मेरी सपोज करो 2 निकल के आ रही है टाटा मोटर्स की, 1 निकल के आ रही है हुंडई को, तो दोनों में से मैं कौन सी कंपनी फायदेमंद है? भैया 1 रुपये लगा के 2 रुपये का फायदा मेरा किस में हो रहा है? टाटा मोटर्स में होता है, मैं टाटा मोटर्स को चूज कर लूंगा, है ना। तो ये सब क्राइटेरियाज होते हैं जब हम किसी कंपनी को एक दूसरी कंपनी से कंपैरिजन करते हैं। तो इस तरीके से हमें रेशियो से हमें सिलेक्शन करना होता है। रेशियो से हम चूज कर सकते हैं, हम डिसीजन ले सकते हैं अपना कि कौन सी कंपनी बेस्ट है। ठीक है, अब उसी तरीके से अर्निंग पर शेयर, अब एक शेयर पे कितना कमा रहे हैं, एक शेयर पे कितना प्रॉफिट हो रहा है। एक शेयर अगर मैं खरीद रहा हूँ, अगर 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है मेरे को टाटा मोटर में, एक शेयर खरीदने पे अगर मुझे 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है हुंडई में, तो मैं कौन सा शेयर खरीदूंगा, किस पे पैसा लगाऊंगा, जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो ये रेशियो है जो हमें हेल्प करते हैं कंपनी के शेयर्स में डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, या कोई भी कंपनी नई आ रही है इन्वेस्ट, जैसा भी लेंसकार्ट का आईपीओ आना है, तो लेंसकार्ट अपने आईपीओ में पैसा ले रही है, अपने प्राइमरी मार्केट में लेंसकार्ट अपना आईपीओ रिलीज़ कर रही है। तो प्राइमरी मार्केट में क्या आता है, लोग पैसे मतलब आईपीओ में पैसा लगाते हैं, अप्लाई करते हैं आईपीओ के लिए, और कंपनी क्या करती है, उन्हें अलॉट करती है। और वही चीज़ की ट्रांजैक्शन खरीद और बेच कहाँ होती है, सेकेंडरी मार्केट में। जब वो सेकेंडरी मार्केट में लॉन्च होगी, सेकेंडरी मार्केट में जब बेल बजेगी, उस समय हम परचेज कर सकते हैं। ठीक है, उस समय हम परचेज कर सकते हैं। तो अभी आईपीओ लेके आ रही है, क्या मुझे पैसा लगाना है चाहिए लेंसकार्ट पर, तो लेंसकार्ट पे पैसा लगाने के लिए मुझे क्या देखना होगा, पूरी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करनी पड़ेगी। अभी जो मैंने बताया थोड़े दिन पहले, जो मैं क्लास चल रही है फंडामेंटल एनालिसिस में, तो मैंने क्या सीखा उसमें, कैसे कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, किस तरीके से कंपनी का क्या ट्रेडिंग अकाउंट है, कंपनी का क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, कंपनी कैसे बैलेंस शीट बनाती है, क्या चीज़ देखते हैं हम बैलेंस शीट में। ठीक है, फिर कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपनी का चेक करते हैं। तो अभी ये जो मेरे मॉड्यूल्स हैं, उस मॉड्यूल्स को देखना, अगर जो अभी पहली क्लास ले रहा है वो सारे मॉड्यूल्स चेक करना, तो आप एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, फाइनल अकाउंट को चेक करना सीख जाओगे, एनालाइज करना सीख जाओगे, एक मोटा मोटा क्या चीज़ हमें देखना चाहिए। तो एक राइट डिसीजन के लिए हमें फाइनेंशियल्स अकाउंट्स की नॉलेज बहुत ज़रूरी है, फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। तो वही मैं सोचा एक बेस स्ट्रांग हो, तभी आप किसी का आईपीओ को एनालाइज कर सकते हो कि उस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए। अभी ये जो लेंसकार्ट लेके आ रहे हैं, उसका आईपीओ मैं डिस्कस करूँगा। ये पहले पूरा फंडामेंटल एनालिसिस हो जाए, पूरा कंप्लीट हो जाए ये, उसके बाद मैं एक आईपीओ उठाऊँगा, उसमें सारे इस तरीके से रेशियो चेक करेंगे कि कितना रेशियो है, क्या हमें डिसीज़न लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, क्या लेंसकार्ट का शेयर महंगा है या सस्ता है। ठीक है, वो सब चेक करेंगे। ठीक है, आओ अब देखते हैं, अब आते हैं एफिशिएंसी एक्टिविटी रेशियो। तो एफिशिएंसी एक्टिविटी रेशियो क्या कहता है, मेजर हाउ एफिशिएंटली रिसोर्सेज आर यूज्ड इन बिजनेस। ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में क्या बोलता है, देखो, मीनिंग हाउ फास्ट इन्वेंट्री इज सोल्ड। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमें यह बताता है, हमारी कंपनी का जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो वो इस तरीके से बताता है कि जितना हमारे पास इन्वेंट्री मैन्युफैक्चर हो रही है वो कितनी तेजी से बिक रही है। अगर कोई कंपनी ऐसी है जो अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है और उसके वेयर हाउस में इन्वेंट्री पड़ी रह जाए, मार्केट में बिक नहीं रही है,
तो क्या वो एफिशिएंटली अपने रिसोर्स को यूटिलाइज कर पा रही है? नहीं कर पा रही। मार्केटिंग टीम सही से काम नहीं कर रही होगी, तभी तो इन्वेंट्री पड़ा हुआ है, रिसोर्सेज सही से काम नहीं कर रहे। अब ऐसी कंपनी जिसका सेल ही नहीं हो रहा है, इन्वेंट्री हमारे पास वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, प्रोडक्शन हुए जा रहा है और सामान इकट्ठा हुए जा रहा है, मार्केट में बिक नहीं रहा है, तो क्या वो प्रॉफिटेबल होगा बिजनेस? नहीं होगा। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से हमें ये पता लगता है कि अगर हम पिछले महीने से कंपैरिजन करें तो रेशियो अगर पिछले महीने 30% है, 30 है और सपोज करो इस 40 है, तो मतलब इस साल, इस महीने, इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 30 रेशियो है और इस क्वार्टर में 40 रेशियो है, तो कहने का मतलब क्वार्टर में रेशियो बढ़ा है, तो मतलब अच्छे से एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहा है रिसोर्स, सारी चीज़ें सही से काम हो रही है, इन्वेंट्री बन रहा है, इन्वेंट्री वेयर हाउस से बिक रहा है, तो एफिशिएंटली काम हो रहा है। क्या इन्वेंट्री रेशियो बढ़ रहा है हमारा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एवरी डे, एवरी क्वार्टर बढ़ रहा है। अब मैं किसी और कंपनी से कंपैरिजन करूँ, उसका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना है और इस कंपनी का कितना है, जिस कंपनी का ज़्यादा होगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेफिनेटली मतलब वो कंपनी फास्ट तेजी से सेल कर रही है। कहने का मतलब आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री, हाउ फास्ट इन्वेंट्री इज सोल्ड। डेट टर्नओवर रेशियो, हाउ फास्ट क्रेडिट कस्टमर्स पेज, ठीक है। डेट टर्नओवर रेशियो बताता है हमें कि हम कितनी कस्टमर को कितनी अच्छी तरीके से पेमेंट कर रहे हैं, जो कस्टमर के वेंडर्स को हम कितनी अच्छी तरीके से पेमेंट कर रहे हैं, कि अगर हम वेंडर से कोई सामान उधार ले रहे हैं, किसी से हम कुछ उधार ले रहे हैं, तो क्या हम क्रेडिटर को सही तरीके से पेमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, टाइम टू टाइम पेमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो हमें डेटर्स टर्नओवर रेशियो बताएगा। हाउ फास्ट क्रेडिट कस्टमर्स पे, ग्राहक भुगतान कितनी जल्दी करते हैं, सॉरी अपोजिट बता रही है, इसका नीचे अपोजिट होगा। वो क्रेडिट डेटर्स टर्नओवर रेशियो मतलब कि हमने जो उधारी में माल दे रखा है कितनी जल्दी से हमें पे हो रहा है, ये अपोजिट बता दे। नेट क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो होगा। ये डेटा टर्नओवर रेशियो में क्या होता है, डेटर्स में हमने लोगों को उधार माल दे रखा है, ठीक है, हमने अपने कस्टमर को उधार माल दे रखा है, तो कस्टमर जो हमारी रिसीवेबल है वो कितनी तेजी से हमें रिसीव हो रही है, हमें डेटर्स कितनी तरीके से पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। डेटर्स टर्नओवर रेशियो में हमें ये पता लगता है, डेटा टर्नओवर रेशियो में हमें ये पता लगता है कि हमने जब माल दे रखा है उधारी पे, तो हमारे पास कलेक्शन कितनी सही तरीके से आ रही है, कि हमने जितना उधारी पे सामान दे रखा है क्या उसी तरीके से हमें रिसीव भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ चेक करने कि हम उधार पे माल देते जा रहे हैं, पैसा आए ना आए, सेल रेवेन्यू जनरेट होती जा रही है मगर पैसा रिकवर नहीं हो रहा है, तो एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं हो रहा है हमारे रिसोर्स का, तो उसमें हमें दिक्कत है। तो ये इसी से पता लगता है नेट सेल्स डिवाइड बाय नेट क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज डेटर, ठीक है। हमने कितना उधारी पे माल दिया, टोटल हमारा कितना एवरेज डेटर्स है, उस हिसाब से हाउ फास्ट क्रेडिट, ग्राहक कितनी तेजी से पेमेंट कर रहा है, ठीक है। एसेट्स टर्नओवर, टोटल एसेट टर्नओवर, ये हमें बताता है हाउ एफिशिएंटली एसेट्स आर यूज्ड, संपत्ति का उपयोग कितना कुशल है, ठीक है भाई। बेचने में हमारा एसेट्स का क्या योगदान है वो देखने के लिए बनता है कि एसेट्स को कितनी यूटिलाइज हो रही है। टोटल एसेट टर्नओवर, नेट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज टोटल सेल, हाउ एफिशिएंटली एसेट्स आर यूज्ड, ठीक है। तो जब हम टोटल एसेट टर्नओवर निकालते हैं तो हमें पता लगता है कि हमने कितना एसेट्स का यूटिलाइज कर रही है कंपनी। तो एक कंपनी के एफिशिएंसी और एक्टिविटी रेशियो को चेक करता है, तो ये हमें हेल्प करता है कंपनी की फाइनेंशियल्स को, पोजीशंस को, उसके रिजल्ट्स को चेक करने के लिए कि वो कंपनी किस तरीके से ग्रो कर रही है, किस तरीके से उसकी ग्रोथेबिलिटी है, एफिशिएंसी है, ये सब चीज़ें पता करने के लिए हमें एफिशिएंसी एक्टिविटी रेशियो हमें देखना ज़रूरी है। तो इसमें मैंने कवर कर लिया। अब इंटरप्रिटेशन देखते हैं। हायर टर्नओवर इज इक्वल टू एफिशिएंट मैनेजमेंट, तो वही है, ज़्यादा टर्नओवर मतलब मैनेजमेंट अच्छा काम कर रहा है, सिंपल सी बात है। अगर एफिशिएंसी, अगर हायर टर्नओवर आ रहा है तो इट मीन्स मैनेजमेंट एफिशिएंटली वर्क कर रहा है। हमारी उधारी जो हमने
दी है लोगों से, वहाँ से उधारी हमें सही से रिसीव हो रही है, हमने जो एसेट्स लगाया है कंपनी में उसी तरीके से उस हिसाब से हमारा सेल कितना हो रहा है। तो मतलब हमारा एसेट्स लगाना सही है, हमारी सेलिंग सही हो रही है एसेट्स लगा के, ठीक है। ये सब चीज़ें। अब आता है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू बाजार मूल्य अनुपात, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेशियो है ये हर एक इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि इन्वेस्टर को मतलब नहीं उसके बिजनेस में, कंपनी के बिजनेस में क्या है, कंपनी का जैसे एक ग्राहक के लिए प्रोडक्ट होता है वैसे एक इन्वेस्टर के लिए शेयर्स होता है। तो ग्राहक को सस्ता सामान मिलता है तो वो बहुत खुश होता है, उसी तरीके से इन्वेस्टर को शेयर सस्ता है या महंगा है वो पता हो जाए, वो पता लग जाए तो उसे ये रेशियो ही बताता है। अब लोगों को नॉलेज नहीं होती है तो लोग क्या कहते हैं, 1 रुपये का शेयर है और कोई 1,000 रुपये का शेयर है, तो जो 1,000 रुपये का शेयर मार्केट में बिक रहा है, जिसको नॉलेज नहीं है अकाउंट्स की, वो ये सोचेगा जिंदगी भर लाइफ टाइम तक कह रहे वो 1,000 रुपये वाला शेयर महंगा शेयर है। एक्चुअल में नहीं है वो चीज़, ठीक है। अरे 1 रुपये वाला शेयर सस्ता शेयर है, ये सस्ता शेयर नहीं, हम ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते। क्या 5 रुपये वाला शेयर 1,000 रुपये वाले शेयर के कंपैरिजन सस्ता है? हो सकता है कि 1,000 रुपये वाला शेयर सस्ता हो, 5 रुपये वाला शेयर महंगा हो, समझ रहे हो। वो है 1 रुपये का एक शेयर बिक रहा है 5 रुपये का मार्केट में। सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ, वोडाफोन कंपनी का शेयर है, आइडिया का शेयर है, जो वोडाफोन कंपनी का शेयर है वो मान के चलो मार्केट में मिल रहा है 8.5-9 रुपये का, ठीक है। 8.5-9 रुपये का शेयर। वही एयरटेल कंपनी का शेयर मिल रहा है करीबन 1200-1300-1500 के आसपास का, जो भी मिल रहा है वट एवर उसका मिल रहा है। तो अब हम क्या बोलेंगे कि वोडाफोन का सस्ता शेयर है या एयरटेल का सस्ता शेयर है? भाई हम अगर ऐसे कंपैरिजन करेंगे ना कि वैल्यू से, हम ये देख रहे हैं, वैल्यू देख रहे हैं, सिर्फ अमाउंट देख रहे हैं, तो हमें यही दिख रहा है कि वोडाफोन शेयर सस्ता मिल रहा है और एयरटेल का शेयर महंगा मिल रहा है, क्योंकि वो 1500 का है, ये 8 रुपये का है, ठीक है। तो ये हम सोच रहे हैं मगर ये गलत है, ये हम गलत सोच रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसके लिए हमें अकाउंटिंग की नॉलेज की ज़रूरत है। हमें शेयर का पी रेशियो देखना ज़्यादा ज़रूरी है, उससे हमें पता लगता है कि इट इज़ एक्चुअली कॉस्टली और नॉट, इट इज़ एक्चुअल कॉस्ट और मतलब ये महंगा है, इट इज़ एक्चुअली एक्सपेंसिव और नॉट। कहने का मतलब ये जो शेयर है वो एक्चुअल में एक्सपेंस है या नहीं है, वो हमें रेशियो बताता है, ठीक है। हम ऐसे कंपैरिजन नहीं कर सकते किसी कंपनी का 8 रुपये का शेयर है वो सस्ता है, किसी कंपनी का 1500 रुपये का शेयर है वो महंगा है, नहीं। क्या पता एयरटेल सस्ता बिक रहा हो, कंपेरिजन देन वोडाफोन, वो कंपनी का पी रेशियो डिसाइड करेगा, ठीक है। तो अकाउंटिंग की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है एक इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने के लिए किसी भी शेयर में। अगर तुम्हें अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं है, फंडामेंटल के बारे में नहीं पता है, तो कभी भी तुम एक राइट टाइम पे राइट शेयर परचेज नहीं कर सकते। करंट स्थिति में मुझे कंपनी के शेयर परचेज, मुझे नहीं देखना टेक्निकल चार्ट्स, मुझे नहीं आता टेक्निकल चार्ट्स देखना, इंडिकेटर्स देखने नहीं आते, फ्लो क्या आता है नहीं आता। मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, एक शेयर पिक करना है जो कि लॉन्ग टर्म में आगे जाके बहुत अच्छा काम करे, बहुत अच्छा परफॉर्म करे, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, सिंपल सा है, पी रेशियो चेक करना है। अगर कंपनी का पी रेशियो कम है, कम जा रहा है, तो इट मीन्स वो सस्ता शेयर है। अगर पी रेशियो ज़्यादा जा रहा है तो इट मीन्स वो महंगा शेयर है, वो डे बाय डे महंगा होता जा रहा है। तो मैं सस्ता शेयर खरीदूंगा या महंगा खरीदूंगा? भाई सोने का भाव कम रेट में मिलेगा तभी तो मुझे अच्छा लगेगा। वही चीज़ वही पिक करने के लिए हमें मार्केट वैल्यू रेशियो हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसी से हमें पता चलता है। इंपॉर्टेंट फॉर इन्वेस्टर्स टू एनालाइज स्टॉक वैल्यूएशंस, स्टॉक की वैल्यूएशंस एनालाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी जैसा कि अभी लेंसकार्ट में भी देख रहे हो कि वो जो जिस हिसाब से आईपीओ लेके आ रहे हैं उसकी वैल्यूएशन ज़्यादा है। अब वैल्यूएशन ज़्यादा है कहने के मतलब कुछ आगे डिस्कस करेंगे, अभी मैं बोलूँगा कन्फ्यूजन हो जाएगा कि मतलब जो शेयर निकाल रहे हैं वो उसका प्राइस रेट ज़्यादा है कंपेयर देन वो एक्चुअल में उतना होना नहीं चाहिए। बट हाँ, वो किस तरीके से फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव से ले रहे हैं, तो इट मीन्स माइट बी कंपनी फ्यूचरेबल कंपनी है कि हाँ फ्यूचर में ग्रो करना ही करना है, लोगों को चश्मा लगना ही लगना है, डिजिटलाइजेशन हो रही है हर जगह,
आंखों में चश्मे की ज़रूरत है तो लेंसकार्ट का बिजनेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है, जितनी जितनी कंपनी डिजिटल, जितना जितना देश डिजिटल होगा, लोग कंप्यूटर फ़ोन का यूज़र ज़्यादा होंगे, जैसे जैसे यूज़र ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, सिंपल सी आंखों में चश्मा लगना ज़रूरी है। अगर नहीं भी लग रहा तो कंप्यूटराइज सिस्टम, तो कंप्यूटराइज चश्मा तो आप ज़रूर लोगे। तो आज की डेट में हर एक बंदा, मैं मानता हूँ कि चश्मे का यूज़ कर रहा है, चाहे वो वर्किंग हो चाहे वो अनवर्किंग हो, करता है। तो लेंसकार्ट का बिजनेस ग्रोथेबल है कि हाँ, वो फ्यूचर को, प्रोस्पेक्टिव्स को देखते हुए उसने अपना वैल्यूएशन हाई लगा के अपना आईपीओ लेके आई है, बट वो डिस्कस करेंगे लेटर। आओ, मार्केट वैल्यू रेशियो, मार्केट वैल्यू रेशियो क्या बोल रहा है? अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, प्रॉफिट पर शेयर, प्रति शेयर पर प्रॉफिट। ठीक है, अर्निंग पर शेयर से क्या पता चलेगा हमें? एक अर्निंग पर शेयर से हमें यह पता लगता है कि एक शेयर पे कितना प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, एक शेयर खरीदने पे कितना प्रॉफिट आ रहा है वो बताता है अर्निंग पर शेयर। कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय कंपनी का टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कर दो। कंपनी ने जितने भी कंपनी के ऑथराइज नंबर ऑफ शेयर्स है अवेलेबल है, जितने भी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी के पास अवेलेबल है, नेट प्रॉफिट जो कंपनी का आ रहा है, नेट प्रॉफिट में से डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, तो कंपनी का ये निकल के आ जाएगा एक शेयर पे कंपनी पे कितना प्रॉफिट मिल रहा है, एक शेयर पे कितना प्रॉफिट है। ठीक है, प्रॉफिट शेयर, प्रति शेयर का लाभ। प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो जिसे हम बोलते हैं पी रेशियो। पी रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो हमेशा बहुत चेक करता हूँ पी रेशियो, कभी भी कंपनी के शेयर्स खरीदता हूँ तो हमेशा पी रेशियो जरूर देखता हूँ, क्योंकि पी रेशियो से ये पता लग जाता है मेरे को कि कंपनी के शेयर्स महंगे हैं या सस्ते हैं। वो हम कंपैरिजन कर सकते हैं दूसरी कंपनी से भी कि अगर कितने टाइम्स महंगी है। मतलब कई शेयर ऐसे भी होते हैं जो 400 टाइम्स महंगे होते हैं। 1 रुपये का शेयर 400 रुपये का बिक रहा है, जिसकी वैल्यू 1 रुपये है वो 400 रुपये में भी बिक रहा है। ठीक है, तो हम पी रेशियो मतलब ऑन एन एवरेज अगर मैं लेता हूँ कि अगर 15 से नीचे अगर चलता है ना, पी रेशियो 15 से नीचे आता है, तो मैं मानता हूँ कि ठीक है, वो वैल्यू उसकी ठीक है, अभी बहुत आगे ग्रोथ है, करेगी कंपनी, आगे कमाने के बहुत चांसेस हैं। अगर एक स्टॉक ऑलरेडी ही बहुत ज़्यादा वैल्यू हाई करके बैठा हुआ है तो उस स्टॉक में हमें उस स्टॉक को खरीदने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही बढ़ा हुआ है, पहले से इतना हाई होके बैठा हुआ है। तो अब फ्यूचर में क्या ही ग्रोथ करेगा, वो क्या ही आगे बढ़ेगा। उसमें मैंने पैसा डाल दिया, मेरा पैसा के नीचे गिरना ही गिरना तय है, क्योंकि उसने पहले ही जितना आगे फ्यूचर में उसने कमाना है उस हिसाब से उसका वैल्यू पहले से ही बढ़ रखा है। तो क्या उस फ्यूचर में उस कंपनी के शेयर्स के खरीद सकता हूँ मैं? नहीं खरीद सकता भाई। खरीद लिया, वो पहले से ही बढ़ी हुई कंपनी है, पहले ही उसका ग्रोथ हो चुका है, शेयर्स में दिख रहा है, अब कितना ही बढ़ेगा वो। और अगर मैंने ले भी लिया, शॉर्ट टर्म में मेरे को प्रॉफिट हो भी गया, लॉन्ग टर्म में नहीं होगा, वो गिरना ही गिरना है भाई, लॉन्ग टर्म में लॉस दे जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम आओ प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या बोलता है? प्राइस टू अर्निंग रेशियो बोलता है हमारा मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। जो ऊपर निकाला ना मैंने, पहले तो मार्केट का प्राइस देखो, तो सबसे पहले तो मैंने क्या निकाला? अर्निंग पर शेयर निकाला। नेट प्रॉफिट में से टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मैंने डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास एक शेयर्स का प्रॉफिट आ गया। ठीक है, एक शेयर में कितना प्रॉफिट हो रहा है वो निकल के आ गया। अब मुझे ये चेक करना है कि हाउ एक्सपेंसिव द स्टॉक इज। शेयर का मूल्यांकन, राइट मूल्यांकन चेक करना है कितना महंगा है वो। तो वो निकालने के लिए मार्केट प्राइस पर शेयर, एक्चुअल में मार्केट में जो करंट मार्केट प्राइस एक शेयर की क्या चल रही है उसको डिवाइड कर दिया मैंने अर्निंग पर शेयर से। ठीक है, पता लग जाएगा कितनी वैल्यू है, पता लग गया। इसे एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल दिखाना पड़ेगा तभी समझ आएगा। कहने का मतलब, अभी तो मैं थ्योरेटिकल पढ़ा रहा हूँ। मार्केट प्राइस, एक शेयर की मार्केट प्राइस क्या है वो देख लिया हमने। मार्केट प्राइस, एक शेयर की मार्केट प्राइस क्या है, डिवाइड कर दिया अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर मैंने कैसे निकाला? नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर। कंपनी का टोटल नॉट प्रॉफिट में से हमने नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइड कर दिए, जो अमाउंट निकल के आया, ठीक है, उसको हमने मार्केट प्राइस से डिवाइड कर दिया।
वो मेरा मेरा मार्केट वो वैल्यूएशन बता देगा, वो कितनी वैल्यू है, कितना टाइम्स बढ़ा हुआ है। एक्चुअल में ये जो अर्निंग पर शेयर है ये बुक वैल्यू है। नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स निकल के आ रहा है कि हाँ इतना में हम इतना पढ़ा रहे हैं, इतने में इतना कमा रहे हैं, ये एक्चुअल है। अब मार्केट प्राइस में क्या रेट चल रहा है उसको डिवाइड कर दिया अर्निंग प्राइस पर शेयर से, तो हमें वैल्यूएशन निकल के आ जाएगी हमारी कितने टाइम्स बढ़ा हुआ है, वो कम है या ज़्यादा है, कम है या ज़्यादा है। ठीक है, तो मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड, वही हमें बताया हाउ एक्सपेंसिव दिस स्टॉक इज। ठीक है, अब आओ बुक वैल्यू पर शेयर। एक शेयर की बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक्चुअल में बुक वैल्यू क्या है एक शेयर की, वो कैसे निकालते हैं। शेयर होल्डर्स इक्विटी, टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी कितना कैपिटल है उसको डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ शेयर से। इंस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ शेयर का मतलब होता है कि वास्तविक एक्चुअल में क्या वैल्यू होनी चाहिए, एक्चुअल में शेयर की क्या वैल्यू होनी चाहिए, वो हम बुक से देख के निकाल सकते हैं। इंस्टेंसिक वैल्यू वो बताती है एक्चुअल में क्या वैल्यू होनी चाहिए। बुक वैल्यू जो हम बुक में दिखा रहे हैं, क्या जो हम बुक में जो वैल्यू दिखा रहे हैं क्या वही वैल्यू बाहर दिख रही है मार्केट में। अगर ज़्यादा दिख रही है तो कम समय बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग ज़्यादा दिख रही है, तो मतलब वो उस हिसाब से ग्रो कर रहा है, महंगा पता लग जाएगा हमें कि कंपनी की बुक वैल्यू हमें कम दिख रही है, और कंपनी के बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग मार्केट में जो शेयर मिल रहा है वो कम से कम 100 टाइम्स ज़्यादा है, तो हम अपना सर पकड़ सकते हैं भाई कि मार्केट के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से जिस शेयर के वैल्यू 1 रुपये होनी चाहिए, वो शेयर्स की अभी मार्केट प्राइस चल रहा है 100 रुपये, तो हम तो सर पकड़ सकते हैं ना कि भाई बुक वैल्यू से तो कई ज़्यादा मार्केट में बिक रहा है, महंगा बिक रहा है शेयर। तो बुक वैल्यू तो हमें पता कैसे निकल गई कि हम देख सकते हैं, सिंपल सा, कंपनी की बैलेंस शीट में जाना, शेयर होल्डर्स की इक्विटी उठाना, टोटल शेयर होल्डर्स की इक्विटी उठाना, सारा का सारा अमाउंट, उसको डिवाइड कर देना नंबर्स ऑफ शेयर्स से। कंपनी का टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं वो कंपनी की बैलेंस शीट में आपको पता लग जाएगा। कंपनी के पास ऑथराइज कितना कैपिटल है, कितना कंपनी के पास शेयर्स कैपिटल पड़ा हुआ है, वो देख लेना, उसमें से उठाना अमाउंट और उसमें से नंबर ऑफ शेयर डिवाइड करना, आपको बुक वैल्यू पर शेयर पता लग जाएगा मार्केट में। एक शेयर की एक्चुअल वैल्यू क्या है और करंट मार्केट वैल्यू कितनी मिल रही है, समझे। अर्निंग पर शेयर ने मुझे बताया एक शेयर पे मुझे कितना फायदा हो रहा है, प्रॉफिट पर शेयर। प्राइस टू अर्निंग रेशियो मेरे को बता रहा है हाउ एक्सपेंसिव द स्टॉक इज, स्टॉक की वैल्यूएशन बता रहा है कितना महंगा है। पी रेशियो में ये बताता है कि स्टॉक इज ओवर वैल्यूड और स्टॉक इज अंडर वैल्यूड। जो हम स्टॉक है हमारा ओवर वैल्यूड है, वो अंडर स्टॉक वैल्यू है, ये क्या बताता है हमारा पी रेशियो बताता है। बुक वैल्यू हमें कैसे पता लग जाती है, कंपनी के टोटल शेयर इक्विटीज उठा लो डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर इक्विटी शेयर्स उठा लो, तो जो निकल के आया वो कंपनी की बुक वैल्यू शेयर्स है। मार्केट से कंपैरिजन कर लो, पता लग जाएगा कि तुम्हें कितने पानी में हो, कितने। जहाँ तक मैंने देखा है ना, मोस्टली सब कंपनी के शेयर्स ऊपर ही होते हैं बुक वैल्यू से, बहुत ज़्यादा। रेयर चांसेस कुछ होते हैं बुक वैल्यू से के बराबर, मतलब होते हैं बहुत। गवर्नमेंट कंपनीज के मोस्टली हमें मिलते हैं बुक वैल्यू के रेंज में, जो भी गवर्नमेंट एंटिटीज़ है उसके मोस्टली हमें देखने को मिल जाते हैं। बाकी तो अब तो तुम खुद ही एनालाइज कर सकते हो कि कंपनी के बुक वैल्यू क्या है, कंपनी के शेयर कितना मार्केट में मिल रहा है, वो बुक में कितना दिखा रखा है, मार्केट में क्या दिख रहा है। ठीक है, डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, इनकम रिटर्न फ्रॉम शेयर। देखो डिविडेंड कंपल्सरी नहीं है, कंपनी डिविडेंड दे या ना दे, मगर कुछ कंपनी डिविडेंड देती है अपने शेयर होल्डर्स को, तो वो हमें अच्छा लगता है। शेयर होल्डर को एक इंस्पायर्ड होते हैं इन्वेस्टर्स को कि वो उस कंपनी से अट्रैक्ट होते हैं कि हाँ ये कंपनी हर महीने हर साल क्वार्टरली या क्या कहते हैं पूरे साल में जैसे भी डिविडेंड दे रही है, तो एक अच्छी डिविडेंड है। अब तो ये देखने के लिए कि एक रेशियो निकाल लेते हैं कि इस कंपनी में, क्या पता किसी कंपनी का डिविडेंड यील्ड रेशियो हो ही ना, 0। ठीक है, डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इससे हमें पता लगता है कि एक शेयर होल्डर को कितना इनकम मिल रहा है, कितना इनकम हो रहा है। देखो शेयर होल्डर की इनकम क्या है, प्राइस एप्रिसिएशन इज अनदर पार्ट। अगर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बना, अगर एक शेयर होल्डर है, किसी ने टाटा स्टील कंपनी के शेयर्स खरीदे
उसका क्या फ़ायदा है? टाटा स्टील्स कंपनी के शेयर खरीदने का फ़ायदा क्या है? टाटा स्टील कंपनी के अगर उसने शेयर्स खरीदे, उसका फ़ायदा तो एक तरीके से ये होगा कि अगर शेयर बढ़ेगा, शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो उसका भी फ़ायदा हो रहा होगा, क्योंकि उसने 10 रुपये का खरीदा, वो 15 रुपये का हो गया। ठीक है, तो फ़ायदा हो रहा है, ऐसे फ़ायदा हो रहा है। और दूसरा फ़ायदा क्या हो रहा है? दूसरा फ़ायदा कैसे हो सकता है भाई? कंपनी का मालिक है, वो कंपनी का मालिक बना तो कंपनी की हिस्सेदारी भी तो बनती है, कंपनी के प्रॉफिट की हिस्सेदारी भी तो बनती है। तो वही कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन लेते हैं कि उनको डिविडेंड देना है कि नहीं देना है अपने एम्प्लॉय को। अगर वो डिविडेंड दे रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि हमारे इन्वेस्टर भी हमारे साथ जुड़े जुड़े खुश रहे, तो हम अपने इन्वेस्टर को मोटिवेशनल के लिए हम उनको अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा देंगे, कंपनी के प्रॉफिट का कुछ हिस्सा निकाल के देंगे डिविडेंड के नाम पे या बोनस के नाम पे। ठीक है, तो एक शेयर होल्डर का इस तरीके से फ़ायदा होता है, उसकी प्राइस वैल्यू बढ़ती है शेयर की, और प्लस उसे डिविडेंड मिलता है या बोनस शेयर मिलता है, वो मिलता है। तो ये डिविडेंड यील्ड रेशियो से हमें ये पता लगता है कि इनकम रिटर्न फ्रॉम द शेयर, एक शेयर से कितना इनकम रिटर्न हुआ, हमें कंपनी ने कितना रिटर्न दिया। अगर कोई कंपनी डिविडेंड दे ही नहीं रही है तो फिर तो कुछ भी नहीं हो रहा होगा ना, तो वही दिखाता है। तो डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, एक शेयर पे कितना डिविडेंड मिला डिवाइड बाय मार्केट प्राइस क्या है मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं अपने अकाउंटिंग रेशियो की। तो अब चलो और आगे देख लेते हैं क्या है ये 4 स्टेप्स फॉर रेशियो एनालिसिस कलेक्शन डाटा। मतलब रेशियो एनालाइज करने के स्टेप्स क्या है, मतलब हम किस तरीके से रेशियो एनालाइज करते हैं। अगर मुझे किसी कंपनी का रेशियो एनालाइज करना हो, किसी कंपनी की पूरी परफॉर्मेंस मेजरमेंट चेक करना हो, लिक्विडिटी रेशियो चेक करनी हो, मुझे सॉल्वेंसी रेशियो चेक करनी हो, मुझे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो चेक करनी हो, मुझे एफिशिएंसी एक्टिविटी रेशियो चेक करनी हो, तो वो डेटा मैं किस तरीके से उठाऊं कि मेरे पास में क्या स्टेप क्या होते हैं उसके रेशियो निकालने के। तो सबसे पहले होता है कलेक्ट द डेटा फ्रॉम बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, सिंपल सी बात। और ये चीज़ मैंने बनाया, यहीं से हम डेटा उठाते हैं, बैलेंस शीट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से और कैश फ्लो स्टेटमेंट से। तो यहीं से मैंने पैसा उठाया। ठीक है, कैलकुलेट रेशियो यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ठीक है, रेशियो के स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमें दिए गए जो हमने ऊपर पढ़े, उसको यूज़ करके हम रेशियो निकालते हैं। कंपेयर विद प्रीवियस ईयर, ट्रेंड एनालिसिस। अब जो भी हम रेशियो निकालते हैं उसको किससे कंपेयर करेंगे? प्रीवियस ईयर से देखेंगे, क्या प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग मेरी कंपनी ग्रो कर रही है, रेशियो के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें ओके हैं। अगर हम प्रीवियस ईयर के डेटा से, अगर हम करंट ईयर के डेटा से वो मेजर करें, तभी तो हमें परफॉर्मेंस के बारे में पता लग पाएगा, तभी तो हम डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। समझ आई बात? इंडस्ट्री एवरेज, कंपटीटर कंपनीज, ठीक है, इन सब से कंपेयर करने के लिए। ठीक है, जो भी इंडस्ट्री एवरेज, कंपटीटर्स कंपनी की से चेक करने के लिए, कंपेयर करने के लिए। ठीक है, अब इंटरप्रेट द रिजल्ट्स लॉजिकली। सही समझ गए? तो रेशियो मैंने क्या करा, सबसे पहले पूरे होल अकाउंटिंग में मैं क्या सीखा, मैंने पूरे होल अकाउंटिंग में मैं एक शेयर को पिक करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं देखूंगा कंपनी का ट्रेडिंग काउंट, फाइनल अकाउंट चेक करूंगा, ट्रेडिंग काउंट। ठीक है, ट्रेडिंग काउंट में क्या चेक कर रहा हूँ, कंपनी ने क्या कहते हैं, जो कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को बनाने में लागत लगाई है और उसे बेचा है, तो उसमें क्या ग्रॉस प्रॉफिट क्या आया है। ठीक है, लागत लगाने के बाद जो सेल्स करा है उसमें क्या ग्रॉस प्रॉफिट आया है, जिसमें हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस मिले हुए हैं। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मिले हुए हैं। अब उसके बाद जो निकला हुआ प्रॉफिट आया, ग्रॉस प्रॉफिट, उसको हमने नेट प्रॉफिट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करा। उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो नेट प्रॉफिट है उसमें से हमने इनडायरेक्ट इनकम्स और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को घटाया। वो खर्चे जो कंपनी, जो प्रोडक्ट को बनाने में नहीं लग रहे, प्रोडक्ट को बनाने में नहीं लगे, उसके अलावा लग रहे हैं, जैसे रेंट हो गया, एम्प्लॉय को सैलरी दी हमने, बहुत सी चीज़ों के प्रिंटिंग एंड स्टेशनरीज के एक्सपेंसेस हो गए, बहुत सी चीज़ें होती हैं। वो सारे एक्सपेंसेस को घटाने के बाद हमारा क्या निकल के आता है, नेट प्रॉफिट निकल के आता है। ठीक है, उस नेट प्रॉफिट को हम ओनर्स के कैपिटल्स में ऐड करते हैं बैलेंस शीट में। फिर उधर बैलेंस शीट में हम क्या दिखाते हैं, लायबिलिटी दिखाते हैं, एसेट्स दिखाते हैं। ये सब चीज़ें बनने के बाद मेरे
मेरी ये ट्रेडिंग अकाउंट बना, P&L अकाउंट बना, बैलेंस शीट बना। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो को मिलाते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्टिंग बनती है जो हम मार्केट में लोगों को देते हैं, इन्वेस्टर्स के यूज़ में आती है, स्टेक होल्डर्स के यूज़ में आती है, इंस्टीट्यूशन के यूज़ में आती है। ऐसी कोई कंपनी, ऐसी कोई बैंक जिसको कंपनी को लोन देना है, क्या वो बैंक उस कंपनी को लोन दे कि नहीं दे, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कंपनी को अपने फाइनेंशियल्स दिखाने पड़ेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना पड़ेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बैंक जज करेगी कि इस कंपनी को लोन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब बैलेंस शीट बन गई, बैलेंस शीट बनने के बाद हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया। कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या बनाते हैं हम? कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम 3 एक्टिविटी हम इंक्लूड करते हैं। हम ये देखते हैं ऑपरेशन से कितना पैसा आया, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमारा क्या लेन देन चल रहा है कैश में, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या लेन देन चल रहा है हमारे कैश में। इन सबको जोड़ के, इन सबको जोड़ के जो भी मेरे पास कैश बचता है वो मेरी कंपनी के पास कैश अवेलेबल है, और कितना कैश बचा है उसे जोड़ के टोटल कैश अवेलेबल है। उस कैश अगर पॉजिटिव कैश शो करता है बैलेंस शीट का, कैश फ्लो स्टेटमेंट में पॉजिटिव अमाउंट शो करता है, तो दैट्स मीन कंपनी की स्थिति अच्छी है कि कंपनी के पास कैश अवेलेबल है। उस कैश से कंपनी अपने बिजनेस में लगा सकती है, शॉर्ट टर्म बिजनेस में लगा सकती है, या कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा का कैश की अवेलेबिलिटी होगी बिजनेस में, बिजनेस उतना अच्छा होगा, है ना। अगर हमारे पास कैश पैसा ज़्यादा पड़ा हुआ है तो हमारे पास कोई भी मुसीबत आ जाए, हम तुरंत क्या कर सकते हैं, उससे जूझ सकते हैं। तो यही इसलिए बोलते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव होता है तो वो एक अच्छे बिजनेस की निशानी होती है कि हाँ, बिजनेस में कैश पड़ा हुआ है, कि वो बिजनेस रन करने के लिए अपना वहाँ से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो दैट इज़, ये हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट में पढ़ा। अब इन सब सारी चीज़ों का डेटा जब मेरे पास अवेलेबल हो जाता है तब मैं अकाउंटिंग रेशियो करता हूँ, अकाउंटिंग रेशियो बनाता हूँ, अकाउंटिंग रेशियो कर सकता हूँ। मैं वहाँ से डेटा लेके अपने रेशियो से मैं एनालाइज कर सकता हूँ प्रीवियस ईयर से, अपनी कंपनी का डेटा को प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर सकता हूँ कि प्रीवियस ईयर में क्या हमारी लिक्विडिटी रेशियो रही, क्या हमारी सॉल्वेंसी रेशियो रहा है, क्या हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो रहा है, क्या हमारा ये एक्टिविटी रेशियो रहा है। इन सबको चीज़ों को हम एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करने के बाद हम डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सी कंपनी ज़्यादा अच्छी है, कौन सी कंपनी बेकार है। ठीक है, तो इतना ही जो हम अकाउंटिंग रेशियो में पढ़ते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। एक लिमिटेशन और समझा देता हूँ लास्ट में जाते जाते। ये केस स्टडी मैं बाद में बताऊँगा, अभी इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, बाद में मैं केस स्टडी एकदम अच्छे से लेके आऊँगा। तो अभी इतना थ्योरेटिकल पढ़ो, इतना जानो क्या होता है। लिमिटेशंस ऑफ रेशियो अगर मैं देखूँ तो क्या, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल बेस्ड डेटा, ये पुराने डेटा पर आधारित होता है। अफेक्टेड बाय अकाउंटिंग पॉलिसी, अलग अलग कंपनियों के नीति अलग अलग होती है। इग्नोर्स मार्केट कंडीशंस, बाजार परिस्थितियाँ नहीं दर्शाता। नो एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड, हर उद्योग के लिए आदर्श अनुपात अलग होता है। तो मोटा मोटा हमने सब कवर कर लिया इसमें। तो ये रेशियो से हमें एक सही चीज़ पता चली है कि हमें कंपनी में रेशियो चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी एक इन्वेस्टर राइट कंपनी के शेयर्स पिक कर सकता है। हम कंपनी के शेयर्स की वैल्यू को देख के हम कंपनी का शेयर्स महंगा है या सस्ता ये डिसाइड नहीं कर सकते जब तक हम रेशियो ना निकाले। ठीक है, अगर वोडाफोन का 8 रुपये का शेयर मिल रहा है और वही एयरटेल का 1500 रुपये का शेयर मिल रहा था, दोनों में से हम ये नहीं बोल सकते कि वोडाफोन सस्ता मिल रहा है। ठीक है, रेट के हिसाब से सस्ता नहीं, हम अकाउंटिंग के हिसाब से देख के पता चलता है हमें बुक वैल्यू क्या है एक्चुअल में। ठीक है, पी रेशियो क्या है एक्चुअल में, वो हमें बताएगा कि शेयर्स महंगा है या सस्ता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, क्लास अच्छी लगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय, टेक केयर।